नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीएलएड 4 सेमेस्टर के इंग्लिश पेपर को देखेंगे, जिसमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। जो मॉडल पेपर आपका है उसमें आपके 18 क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं नंबर वाइज, वो सारे आपको दिखाएंगे यहाँ पर और सॉल्व कराएंगे। इसकी प्रैक्टिस भी होगी। उससे पहले हम डीएलएड 4 सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में जो सबसे विश्वसनीय गाइड है वो पवन है, और पवन गाइड से हम 4th सेमेस्टर के इंग्लिश चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने मैथ पढ़ा था वैसे ही आज इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो ये मास्टर वीडियो आप सभी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी इसको अच्छे से समझ सकें, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जान सकें। तो हर टॉपिक्स होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। आप डीएलएड 4 सेमेस्टर में जो गाइड है पवन की, उसमें आप जो चैप्टर समाप्त होता है उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसी में आपके अति लघुत्तरी भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और जो भी रूल्स जहाँ पर लग रहे होंगे उसको भी देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी देखेंगे। जैसे 16, 17, 18 और 19 और 20 में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी देखेंगे, या क्वेश्चन आने वाले जो हैं या संभावनाएं जिनकी हैं वो भी क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है पेपर में, लेकिन हम इसे पढ़ लेंगे ताकि आने वाले परीक्षा में हो सकता है इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन मिल सकें। तो ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं और अति लघुत्तरी भी मिल सकते हैं, इसलिए हम इसको पूरा पढ़ेंगे, मेथड समझेंगे, जहाँ पर रूल्स जो फॉलो होगा उसको समझेंगे ताकि और भी क्वेश्चन आए तो आप उसे लगा सकें। तो हम पूरा जहाँ पर जो चीज़ बताने वाली होगी विस्तृत, वहाँ पर वो चीज़ बताएंगे। बाकी हम जहाँ पर सिंपल होगा जो आप समझ रहे होंगे उसको हम नहीं डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा देंगे आपके पास। चलिए फिर इसको हम पढ़ते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो जो मेथड या अप्रोचेस होता है टीचिंग इंग्लिश का, वो कौन से होते हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या डायरेक्ट मेथड, या कम्युनिकेटिव अप्रोच मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आंसर तो सारे जो ब्लैंक कर दिया है ताकि आप यहाँ पर चीटिंग ना करने पाएँ। हम यहीं से समझेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये तीनों जो मेथड होते हैं वो मेथड अप्रोचेस होते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश के, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर सही हो जाएगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन आपका हो सके। तो इसलिए देखते रहेंगे शुरू से आखिरी तक। कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स, कॉम्प्रिहेंशन का मीन मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग राइटिंग पेज, या फिर एक्सप्लेनिंग राइटिंग पेज, या फिर ए बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, दोनों इसका मतलब होता है। यानी कि हम जो पेज है उसको हम समझते भी हैं और उसका एक्सप्लेन भी करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। आगे है तीसरा क्वेश्चन है स्पेशल बेनिफिट अंडर PMJDY स्कीम। अब PMJDY क्या होता है, ये स्कीम क्या है, इसका फुल फॉर्म हम जानेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसमें क्या है बेनिफिट, इसका क्या है? तो पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000, या आप इसे कहते हैं 30,000, और नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो इसके सारे बेनिफिट हैं। इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000 भी होता है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका। ये देखिए करंट अफेयर से भी रिलेटेड है सवाल। देखिए स्वच्छ भारत अभियान रिलॉन्च्ड इन, स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया था वो कब रिलॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? तो
तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014। आगे है मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड। कब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 सितंबर 2014। ये करेंट अफेयर के भी सवाल हो सकते हैं। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज आर। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, उसी में से सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो तीनों हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं 7वां एडवर्ब क्लॉज आर। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? टाइम होता है, टाइम है, पर्पज है, प्लेस है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जहाँ पर आपको ऑल ऑफ दीज दिखे तो वो मैक्सिमम 99% यही चांस होते हैं कि वही आपका उत्तर होगा। लेकिन जब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि ऑल ऑफ दीज वाला क्वेश्चन दिया हो। फिर भी हम आगे पढ़ते जा रहे हैं, समझ लेंगे। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैव लॉस्ट इज। तो इसको क्या ये बताना है कि ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर सिंपल सेंटेंस है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस 3 प्रकार के इसमें देखेंगे, कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको अभी हम विस्तृत में भी बताएंगे आपको कि कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस इस तरीके के होते हैं और क्या क्या इसके कैसे इसकी परिभाषा हम जानेंगे, वो भी अभी आपको डिटेल में भी बताएंगे, ताकि डिटेल में भी आए तो आप 2 नंबर में भी कर सके। आगे है ही सा द डेंजर एंड पॉज्ड। अब ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या मिक्स सेंटेंस है? तो इसका सही उत्तर होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जहाँ पर एंड लगा हो वो कंपाउंड सेंटेंस ही होता है। आगे अभी इसको डिटेल में भी पढ़ाएंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस होंगे। आगे हम देख रहे हैं क्या है? वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। क्या कह रहा है? हम प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो गोल है। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या मिक्स सेंटेंस? तो इसका सही उत्तर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही होता है जिसमें जो आपका एक डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट भी उसमें क्लॉज जुड़े होते हैं, तब जाके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। उसको अभी डिटेल में आपको बताएंगे, लिख के बताएंगे। आगे ये देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो आप टेंस जानते ही हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, और एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। इसको कभी कभी सिंपल भी हम बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ये टेंस हो जाते हैं आपके 3। और इसी में आप जानेंगे कि हर एक के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस का भी 4 पार्ट होता है, पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट होता है, और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, और दूसरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस, और फिर परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये आपके 4 इनके भी हो जाते हैं, पास्ट के भी यही होते हैं और फ्यूचर के भी यही होते हैं, 4 पार्ट। तो कोई भी पूछे कितने पार्ट होते हैं, तो टोटल तो आपके 12 हो जाते हैं, लेकिन सबके अलग अलग 4 होते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे अभी क्वेश्चन में भी देखा जाएगा तो मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो हमने देखा क्या है? 4 होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, तो ए हो जाएगा इसका आंसर।
पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, पास्ट टेंस कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए उस हिसाब से करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऑल ऑफ दीज इसमें लग जाएगा। यहाँ पर एक और टेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लास्ट ऑल ऑफ दीज, क्योंकि 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये तीनों जो आपके हैं वो पास्ट टेंस के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये आप इसको भी जान लिए हैं। आगे देख रहे हैं फ्यूचर टेंस इन डिवाइडेड इनटू। तो सिंपल फ्यूचर टेंस हमने बताया था कि सिंपल टेंस फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं इंडेफिनिट को। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन 3 है तो 3 यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लग जाएगा। हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीपोजिशन के बारे में पूछ रहा है कि कितने प्रीपोजिशन के पार्ट होते हैं। तो प्रीपोजिशन के टाइप दोस्तों वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन हमारे डीएलएड में केवल 5 ही प्रीपोजिशन के टाइप दिए हैं। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, पोजीशन। तो कौन कौन से हैं? प्रीपोजिशन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, प्रीपोजिशन ये स्पेलिंग होगी, ये ऊपर गलत हो गया था। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हम देखेंगे 6 होते हैं, लेकिन आप 5 ही पढ़ेंगे डीएलएड में। कौन कौन से हैं 5 वो भी आपको बता देते हैं। सबके बारे में अभी आप डिटेल में जानेंगे ताकि कहीं से भी आए आप कर सकें। तो पहला जो होता है वो सिंपल होता है, सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डबल, दूसरे से आ जाता है डबल प्रीपोजिशन। और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका हो जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, और चौथा क्या होता है आपका? चौथा आपका हो जाता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और पांचवा आपका जो हो जाता है, वैसे तो यहाँ पर 5 ही पढ़ेंगे डीएलएड में, वैसे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे। और लास्ट होता है फ्रेज पार्टिसिपल। ठीक है, अच्छा सबके बारे में हम, अच्छा छठवा कौन सा होता है? डिस्कस्ड पार्टिसिपल भी एक होता है, लेकिन हम डीएलएड में 5 ही पढ़ेंगे। अगर आपसे डीएलएड में पूछता है कि टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल कितने होते हैं या टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल वो प्रीपोजिशन कितने होते हैं, तो हम यहाँ पर 5 लगाएंगे। कौन कौन से हो जाते हैं वैसे जान लेंगे डिटेल में। सिंपल पार्टिसिपल, डबल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। तो यहाँ सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसमें क्या होता है कि केवल एक ही केवल रहेगा वर्ड, जैसे कि इन प्रीपोजिशन होता है, इन है या फिर एट है या फिर फॉर है, ये सब क्या हो जाएंगे? सिंपल में होंगे। डबल में 2 हो जाते हैं, दो जैसे कैसे? कौन कौन सा एग्जाम्पल? इनटू, विद इन। ठीक है, ये विद इन हो गया, स्पेलिंग गलत हो जा रही है। ठीक है, फिर कंपाउंड में क्या होता है? जिसमें 2 से अधिक हो, जैसे इन फ्रंट ऑफ, एग्जाम्पल ये हम बता रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ। तो ये सब जो हैं आपके कंपाउंड के हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम सब कर लेंगे। आगे हम जानते हैं, वैसे ये डिटेल में इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आपको सेंटेंस दिए होंगे, उसमें आपको प्रीपोजिशन लगाने होंगे। आगे आप देखिए, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ज़्यादा हम डिटेल में भी जानेंगे तो। हालांकि आप जान गए 5 कैसे होते हैं प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं सम जनरल प्रीपोजिशन आर, एट, द, आन। तो इसमें सब प्रीपोजिशन हैं। ठीक, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं
ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कंजक्शन के प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 प्रकार होते हैं कंजक्शन के। कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, वो भी आप जान लीजिए। कंजक्शन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग, स्पेलिंग ऐसे याद कर लेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और दूसरा हो जाता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और अगला हमारा क्या हो जाता है? तीसरा कोरिलेटिव कंजक्शन। ये 3 टाइप के आपके कंजक्शन होते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ये आपके कंजक्शन हो जाएंगे 3 प्रकार के। जैसा कि यहाँ पर हमने ऑप्शन में देखा कि 3 प्रकार के ये कंजक्शन होते हैं। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, तो इसमें क्या हो जाएगा? कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे है काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर टाइम, पर्पस, कंडीशंस। तो ये ऑल ऑफ देम इसमें भी हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, तो एज लॉन्ग एज, आल्दो, एज इफ, ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों आपके जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम लगाएंगे, देखेंगे। अब देखिए 22वां सवाल है, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन या कंक्लूजन, ऑल ऑफ दीज। तो अब हम इसके बारे में बता दें कि अभी जो आपके पास एक प्लान हो, पिक्चर आपको दिया जाए, तो उसमें आप क्या क्या लिखते हैं या क्या क्या उसके बारे में देते हैं। तो आप ज़्यादातर देखते हैं इंट्रोडक्शन। एक पिक्चर आपको दे दी जाए और कहा जाए इस पर स्टोरी लिखिए, तो आप इंट्रोडक्शन भी देंगे, उसके बारे में पूरा बताएंगे, फिर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऐसे सवाल मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि आपसे पूछा जाएगा कि इसके ऊपर आप 30 शब्द लिखिए। कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, कभी कभी पिक्चर भी दे दी जाती है ताकि आप पिक्चर देख के उसको समझें और उसके बारे में 30 शब्द या 30 लाइन लिखें, जो आपको जैसा बोला जाएगा। अभी हम मॉडल पेपर में भी देखेंगे वो क्वेश्चन। आगे हम देख रहे हैं गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर स्टडी द पिक्चर केयरफुली और पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल। दूसरा है नाउ विडेन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। अगला है द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉजेज एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी चीज़ें हम देखते हैं, उसमें सभी चीज़ें हम करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, अब टाइप्स ऑफ लेटर हमें जानना है। तो टाइप्स ऑफ लेटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ आप देख भी ले। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर, दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, ये 2 प्रकार के लेटर होते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें टिक लगा देते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द कंसर्न ऑफ गुड लेटर, तो क्या होता है उसका कंसर्न? हेडिंग होता है, ग्रीटिंग होता है और बॉडी ऑफ लेटर होता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज होते हैं। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिलिंग अप फॉर्म्स, तो फिलिंग
फिलिंग अप फॉर्म्स जो होते हैं, जो आपको दिया जाए और उसमें फिल करने के लिए गैप दिया होता है और फिल करना होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अब कैंडिडेट शुड बी फिल्ड बाय द हार्ड कॉपी फॉर्म आर कार्ड, यानी आपसे कहा जाए कि जो आप फिल्ड करते हैं फॉर्म, वो हार्ड कॉपी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो जो फिल करते हैं हार्ड कॉपी में, कोई भी आपसे डिटेल मांगी जाए, आप कैंडिडेट हैं, किसी पोस्ट के लिए आप जो है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, किसी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, जैसे बैंक पीओ है या एसएससी है, सीजीएल है, ये सभी पोस्ट हैं, एग्ज़ाम्स हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्म भरना होता है। तो हम, एक प्रकार होता है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, एक होता है कि हम पेज होते हैं, फॉर्मेट होता है, उसमें भर के दे देते हैं। तो इसी में फॉर्मेट वाली बात कही जा रही है कि कैंडिडेट शुड बी फिल्ड बाय द हार्ड कॉपी। जो हार्ड कॉपी होती है उसको हम मैनुअली फिलिंग कहा जाता है, यानी कि मैनुअल फिलिंग हम करते हैं उसमें जो भी लिखते हैं। और दूसरा यहीं पर क्वेश्चन आ जाएगा, कैंडिडेट शुड बी फिलिंग बाय द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म थ्रो सर्विस वेबसाइट आर कार्ड, यानी जो वेबसाइट पर हम फॉर्म फिल करते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। लेकिन वो कौन सा माध्यम हो जाएगा? वो फिलिंग हो जाएगी ऑनलाइन फिलिंग। ठीक है, वो ऑनलाइन फिलिंग हो जाएगी। 29वां देखते हैं, हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। तो ये किसने कहा था, इसके बारे में आपको बताना है। वो रबर्न एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट कहा था। आगे हम 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वां, द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, द पॉपुलर फॉर्मेट्स क्या है? हर्बेटिंग अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, एवोल्यूशन अप्रोच या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं फॉर्मेट पॉपुलर हैं। आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे। अब 31वां सवाल देखेंगे, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, इवेल्युएशन, एक्सक्यूजन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। अब आगे 32वां देखते हैं, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या मिक्स सेंटेंस है? तो इसमें एंड लगा है, तो आप समझ जाइए कि सिंपल सेंटेंस है। आगे 33वां है, ही इज़ नॉट ओनली हॉनेस्ट बट आल्सो जेंटल। तो ये क्या है? मिक्स है या सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स? तो ये सिंपल नहीं है, ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए क्या कह रहा है, इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट जोड़ दिया गया है। तो ये इंडिकेशन है किसका? कंपाउंड सेंटेंस का। अभी इसको भी बताएंगे डिटेल में। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस नीचे दिया है इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। द न्यूज़ ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, तो इसको बनाना है। तो देखिए कौन सही होगा। द न्यूज़ ऑफ दैट ही विल बी नॉट कम इज ट्रू। सही से समझेंगे। द न्यूज़ दैट ही विल बी कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज़ दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज़ द विल कम इज नॉट ट्रू। यहाँ पर तीसरा ही सवाल सही होगा, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम, यहाँ कामा लगा है। अब इसको हम करेंगे तो देखेंगे द सन सेट एंड वी रिटर्न्ड होम। तो ये सही हमको लग रहा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो ऊपर जो दोनों सेंटेंस हैं उसका जो फॉर्मेशन है, जो टेंस फॉर्मेशन है वो उसी में ही रहेगा। बस कामा की जगह हम एक ऐसे कंजक्शन को जोड़ देंगे जो इसको डिफाइन कर पाए। तो एंड ही एक ऐसा कंजक्शन है जिसको जोड़ देंगे तो दोनों क्लॉज को ये ऐड कर लेगा और ये कंपाउंड सेंटेंस बना देगा। जैसे अब इसमें और चीज़ें देखें तो कहीं सेट्स लिख दिया है तो कहीं रिटर्निंग लिख दिया है, यानी फॉर्मेशन चेंज कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए।
अब आगे 36वां क्वेश्चन देखते हैं। फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। आई शैल कम एंड आवर। तो एन आवर होना चाहिए, एंड गलत लिख गया है, एन आवर होना चाहिए, ये एंड नहीं होगा, एन होगा। तो क्या हो जाएगा, इन एन आवर। आई शैल कम इन एन आवर, मैं 1 घंटे में आऊँगा, इसका मतलब हो गया। द ट्रेन वाज पासिंग अ टनल, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्रो। हमेशा याद रखेंगे कि पासिंग थ्रो ही होगा, तब ये आपका सही होगा। ही इज़ नॉट एलिजिबल द पोस्ट, तो आप जैसे अभी पोस्ट बताए, बैंक में नौकरी पीओ की पोस्ट है, ठीक है, जीडी की पोस्ट है, तो वो कोई भी पोस्ट हो उसके लिए एलिजिबल के बाद कौन सा हम प्रीपोजिशन लगाते हैं वो आपको देखना है। तो फॉर लगाएंगे, हमेशा एलिजिबल फॉर द पोस्ट होगा, ठीक है, ये याद रखें। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ही इज़ वेरी पुअर, ही इज़ हैप्पी। अब ये लिखा है कि वह बहुत गरीब है, ही इज़ हैप्पी, और वह खुश है, लेकिन इसके बीच कंजक्शन आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा एट। तो यहाँ पर एट हम लगा देंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो एट आता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम अभी आपको बताएंगे, उसमें एग्जाम्पल भी बताएंगे, तो ये वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एट लगा देंगे। ही इज़ वेरी पुअर एट ही इज़ हैप्पी। आगे देखते हैं, 40वां है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इनमें से कौन सा है, वो कौन सा यूज यहाँ किया जा सकता है वो लगाना है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट, तो क्या हो जाएगा, दैन दैट हो जाएगा, दैन दैट हो जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दैन आता है, तो आप दैन लगा देंगे। आगे है 41वां, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये एक मेथड होता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज़ आल्सो नोन एज। ये और किस नाम से जाना जाता है, तो ये 2016 में पूछा गया है। तो ये क्लासिकल मेथड के द्वारा दूसरे नाम से जाना जाता है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, 19 में भी पूछा गया था और ये 20 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन क्या, कौन सा देश है, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। ये याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो कंप्लीट करना है सेंटेंस को। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए एज है, देन है, व्हेन है, इफ़ है। तो क्या कह रहा है, मैं बहुत मुश्किल से स्टेशन पहुँचा लेकिन ट्रेन लेफ्ट छूट चुकी। जब मैं ट्रेन स्टेशन पहुँचा तब ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पर व्हेन लगा देंगे, व्हेन प्रीपोजिशन यहाँ लगाएंगे, तब जाके ये सही हो जाएगा सेंटेंस। अगला 44वां है सवाल, हम देखेंगे फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन। पोजीशन जो शब्द है इसका हमें वर्ब बताना है कि कौन सा वर्ब होगा, पोजेसिव या पोजिशवली या पोजेसिवनेस या फिर पोजेस। तो इसका सही उत्तर होगा पोजेस। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू ड्यूटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन के बाद हमेशा जो वंस लगता है, वन के बाद हमेशा वंस लगेगा, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाई। किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था सब्स्टिट्यूशन टेबल। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, H.E. पाल्मर। H.E. पाल्मर जो थे उन्होंने इसको एडॉप्ट किया था। आगे देखते हैं 47वां, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। तो कैसे स्टार्ट होता है, लैंग्वेज जो
जो लैंग्वेज सीखने की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, रीडिंग से या स्पीकिंग से या लिसनिंग से या फिर राइटिंग से। भाषा हम जो सीखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम पहले उसको सुनते हैं तब जाके हम सीखते हैं और बोलते हैं। तो पहला हमारा स्टेप हो जाता है लिसनिंग का। आगे है फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ। तो फोनेटिक्स साइंस किसका है, रीडिंग का है, साउंड्स का है, राइटिंग का है या प्रोनंसिएशन का है। तो आपको बता दें फोनेटिक्स एक वर्ड है जो कि भाषा विज्ञान की शाखा से रिलेटेड है, जिसमें हम न्यूनतम भाषाई इकाई, जिसकी न्यूनतम भाषाई इकाई जो होती है वो फ़ोन होती है, इसलिए फ़ोन से ही इसका फोनेटिक्स नाम पड़ गया है। ठीक है, तो ये साउंड से रिलेटेड होता है, ध्वनि से रिलेटेड, तो ध्वनि से रिलेटेड यहाँ लगा देंगे। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस, सक्सेस का एडजेक्टिव हमें बताना है। तो सक्सेस का एडजेक्टिव बड़ी सिंपल है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमेशा याद रखें कि डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल ही होगा, सक्सेस, सक्सेसफुल। आगे हम देखते हैं 50वां है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। जो आपका ज्ञान है वो डेंजरस है, कब, लिटिल, जब आपका नॉलेज लिटिल हो तो डेंजरस है, या फिर द लिटिल, या फिर अ लिटिल, या लेस नॉलेज। तो यहाँ पर सही जो आपका वर्ड होगा वो सही होगा अ लिटिल, यानी बहुत थोड़ा सा जो नॉलेज है वो डेंजरस होता है। जैसे कहते हैं अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। ए लिटिल इसका सही ऑप्शन लगा देंगे, क्योंकि ए आर्टिकल के साथ लिटिल को जोड़कर यहाँ रखने पर ये ऑप्शन सबसे सुटेबल हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। तो क्या होगा इसका, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, या सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, या बाइलिंगुअल मेथड, या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। आगे है 52, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू। स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेट है, तो किससे है, वर्ड पैटर्न से है, या फिर सेंटेंस पैटर्न से है, या बोथ से है, यानी ए और बी, यानी वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न से। तो ये बोथ इसका सही उत्तर होगा, वर्ड पैटर्न से भी रिलेटेड है और सेंटेंस पैटर्न से भी। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, इसका अब देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन प्लेस है वो फ्रांस है। एडजेक्टिव ऑफ डिफर, डिफर का एडजेक्टिव क्या होगा, डिफरेंट, डिफर का एडजेक्टिव होगा डिफरेंट। ठीक, आगे देख रहे हैं व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल, लिसनिंग स्पीकिंग, या स्पीकिंग राइटिंग, या लिसनिंग राइटिंग, या लिसनिंग राइटिंग। ठीक है, तो इसका सही, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, इसका सही उत्तर होगा सी, स्पीकिंग और राइटिंग। जो आप बोलते हैं और जो लिखते हैं वही आपका प्रोडक्टिव स्किल कहलाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन आर सेकेंड लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, या वोकैबुलरी एंड ग्रामर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला है 57, लिंग्विस्टिक यानी दो भाषाओं वाला, इज स्टडी ऑफ बाइलिंगुअल लैंग्वेज, या ह्यूमन लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज, या बैड लैंग्वेज। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज होगा। ठीक है, एनिमल लैंग्वेज नहीं होगा, बहुभाषी जो होते हैं। विच इज अ रिसेप्टिव स्किल क्या होता है, तो लिसनिंग होता है, राइटिंग होता है, या फिर स्पीकिंग होता है। तो रिसेप्टिव स्किल का मतलब यहाँ हम जान लेंगे कि ग्रहणशील कौशल इसका मतलब होता है रिसेप्टिव स्किल का। तो हम ग्रहण कहाँ से करते हैं, पहले हम जो सुनते हैं वही ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लिसनिंग। एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज, तो एडवर्ब ऑफ कावर्ड क्या होता है,
कावर्ड की एडवर्ब हमें बताना है तो कावर्डली हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम्स आप बून बताना है। बून मतलब होता है वरदान, इसका हमें एंटोनिम्स यानी कि विलोम बताना है, तो इसका एंटोनिम्स कर्स हो जाएगा, ठीक। कर्स, कर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोसना होता है या फिर अभिशाप भी कह सकते हैं। बून मतलब वरदान होता है, कर्स मतलब अभिशाप भी बोल सकते हैं और कोसना भी इसे बोल सकते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन आपके इसमें थे। आगे हम और चीज़ें देखेंगे जो कि आपके हमने बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस है या फिर आपका कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वो कैसे आप जानेंगे। तो आपको बता दें कि सिंपल सेंटेंस, देखिए सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस इधर है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कंपाउंड, इसको पहले लिख दे, कंपाउंड सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 प्रकार के सेंटेंस आपके हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि सिंपल सेंटेंस है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट या फिर एक वर्ब भी होगा उसमें, और एक कंप्लीट उत्तर देगा या कंप्लीट थॉट होगा। क्या होगा? कंप्लीटेड थॉट होगा वो, ठीक। कंप्लीटेड थॉट होगा उसमें, जिसमें सिंपल सेंटेंस होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और वो कंप्लीटेड थॉट उसमें बताएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या होगा? मोहन वेट फॉर द ट्रेन। मोहन वेट फॉर द ट्रेन। इसमें आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, वेट ये जो वर्ब है वो एक वर्ब है और ये कंप्लीट एक थॉट भी बता रहा है। आगे हम कंपाउंड सेंटेंस में देखेंगे। इसमें 2 इंडिपेंडेंस क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं? 2 इंडिपेंडेंस क्लॉज होते हैं। आर कंप्लीट सेंटेंस ये बताते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 जो आपके 2 होंगे, 2 जो आपके क्लॉज होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, क्लॉजेस, ठीक। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पर निर्भर ना हो, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस होंगे लेकिन वो किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। तो इसका अगर हम देखें, अगर इसको जानना चाहें, इसमें जो वर्ड आते हैं, जो वर्ड आते हैं उसको याद करना चाहें तो एक ट्रिक है मेरे पास, उसको हम बता दें। फैन बॉयज़, ठीक। ये फैन बॉयज़ से आप याद कर सकते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस को बता देते हैं सिंपली। तो क्या होता है? एफ मतलब फॉर हो जाता है, और ए मतलब एंड हो जाता है, एन मतलब नॉर हो जाता है, आइदर आर नाइदर नॉर ऐसे जब यूज होता है नॉर। और बी मतलब क्या हो जाता है? बी मतलब बट हो जाता है, और फिर ओ मतलब आर हो जाता है, वाई मतलब एट हो जाता है। तो ये सब आपके हो जाते हैं और इसमें सो भी आ जाता है। तो ठीक है, ये ऐसे आप फैन बॉयज़ याद कर लेंगे तो जिसमें फॉर एंड नॉर बट आर एट सो ये सब आ जाए तो आप क्या कहेंगे? इसको कंपाउंड सेंटेंस तुरंत टिक लगा देंगे, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में भी बताया था। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट होता है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो एक या फिर एक आर, वन आर मोर, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक
जो आपके डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने पर ही निर्भर रहें, डिपेंडेंट वो जो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। तो दो क्लॉज को मिलाकर या दो से अधिक क्लॉजों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इसमें देखिए जो आपके आते हैं वर्ड वो आफ्टर, जैसे एग्जाम्पल आफ्टर, आल्दो, और फिर आपका जैसे एज, बिकॉज, बिफोर, और इसी तरह इवन, इवन भी आ जाता है उसी में, अनलेस आ जाता है, अनलेस, इवन दो कर सकते हैं, इवन दो, अनलेस, अनलेस, अनलेस हो गया, अनटिल हो जाता है, अनटिल, ठीक है। ये सब आपके क्या हो जाते हैं, सिंस भी होता है इसी में, इफ़ भी होता है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके जहाँ भी मिल जाएं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ जाते हैं। तो ऐसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जान लेंगे। अब आते हैं मॉडल पेपर को पढ़ते हैं, उसको जानेंगे। मॉडल पेपर आपका आप देखे ही हैं कि हमने बताया था शुरुआत में ही, मॉडल पेपर का भी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करा देंगे। तो मॉडल पेपर अब हम देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जो हम बार बार पढ़ रहे थे वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा ताकि आप बाद में इसको सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो इसका ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड हमने बताया ही है कि फ्रांस इसका डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन प्लेस है, ठीक। द ट्रेन वाज पासिंग, ये क्वेश्चन अभी बुक में भी आया था। तो देखिए इसमें अ टनल, थ्रो अ टनल, आपको याद होना चाहिए कि थ्रो ही लगेगा, पासिंग जब टनल के ऊपर से पास कर रहा है ट्रेन तो थ्रो लग जाएगा। सम ट्रेन्स आर रन इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहीं कहीं बाई भी आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन ऑन सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन क्या है, देखिए प्रीपोजिशन बहुत ज़रूरी है। प्रीपोजिशन आप ज़रूर पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी जब ज़रूरत होगी। ही वाज सर्टेन हिज सक्सेस, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या आंसर आएगा, इन होगा या ऑफ होगा या अबाउट होगा या फिर फ्रॉम होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा डी, फ्रॉम, फ्रॉम हिज सक्सेस, फ्रॉम हिज सक्सेस। आगे हम देखते हैं, बिगिन इन विच फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो बिगिन है वो वर्ब के कौन सा फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट में है। तो हम हमेशा जानते हैं कि बिगिन का जो सिंपल वर्ब जो होता है वो बिगिन होता है। बिगिन मतलब प्रारंभ करना, तो बिगिन का बिगिन सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल पास्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म ही वर्ब की यूज की जाती है, तो सिंपल पास्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम छठा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट में हमें चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ये लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में है लेकिन हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, द बर्ड्स फ्लाई की जगह फ्ल्यू हो जाएगा, फ्ल्यू इन द स्काई, ठीक है। हम कॉपी में ही इसको देखते हैं, डायरी में ही लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, उसमें ना दिख रहा होगा अच्छे से तो इसमें हम लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको छठा आपने देख ही लिया। अब सातवां हम देखेंगे, सातवां आपको दिख रहा है, ठीक है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, क्या है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ही इज़ नॉट, इसको बना लेंगे, ही इज़ नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो आपने सुना ही होगा, ही इज़ नॉट
ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, बट आल्सो जेंटल, जेंटल। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा इस तरीके से। नॉट ओनली और बट आल्सो लगा के हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे आराम से। फिर आगे हम देखते हैं, टेल मी दिस बर्थ प्लेस, टेल मी हिज बर्थ प्लेस, उसके जन्म का प्लेस हमें बताओ। तो ये क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे 8वां जो आपका है, इसको कंबाइंड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा आप बताएं। तो इसका सही जो हम बनाएंगे उसका उत्तर क्या हो जाएगा 8वें का, वो 8वें का उत्तर होगा टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न। ये आपका सही बन जाएगा। क्या बनेगा, टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न। ठीक है, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। वेयर लगा दिया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक, अब हमारा नवा जो है, नवा क्या कह रहा है, नवा में है आई राइट अ लेटर। ये सिंपल आपका सिंपल जो है प्रेजेंट में है। अब इसको हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो हम हमेशा जानते हैं आई के साथ एम लगता है और उसमें आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वर्ब यहाँ पर राइट है तो इसकी आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे। आई के बाद एम लगाते हैं, आई एम राइटिंग, राइटिंग डबल टी हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। ये आपका सही बन जाएगा। 10 आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10वां आपका है चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल पास्ट। आई हैव हैड सम टेस्ट दिस वीक। तो आई हैव ना होकर आई हैड हो जाएगा क्योंकि इसमें फॉलोइंग सिंपल पास्ट में करना है। ये हैव प्रेजेंट में आ जाता है। फिर ये देखिए यहाँ पर एक मेन वर्ब होगा, एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। आई हैड सम टेस्ट्स दिस या दिस वीक। ठीक, ये आपका बन जाएगा। आगे है 11वां करेक्ट द फॉलोइंग विद हिज ब्रदर। तो पहला हमको बनाना है ही रिजेंबल्स के बाद हमेशा आप समझिए कोई भी कंजक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर आ जाएगा, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर हो जाएगा, ही रिजेंबल हिज, यहाँ विद हट जाएगा, बस ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट करना था। ठीक है, करेक्ट करना था तो यहाँ पर विद नहीं होगा कंजक्शन, ये सिंपल ऐसे ही बनेगा, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। ही टॉट रवि यस्टरडे। तो ये तो सही ही बना है, कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये हमको लग रहा है क्वेश्चन सही बना है। बाकी आप देख के बताइएगा, कमेंट करिएगा कि सही है कि गलत। ठीक है, 12वां हम क्वेश्चन देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 12वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्या है 12वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए। 12वां है आई विल कम। अब इसी में हम बना देते हैं, कॉपी पर जगह नहीं बच रहा है। यहाँ देखिए, आई विल कम द ट्रेन स्टॉप्स। तो यहाँ इसमें कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा, तो इसका सही उत्तर आप बताएं कि कौन सा कंजक्शन भरा जाएगा 12वें में, कौन सा हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आई विल कम व्हेन द ट्रेन स्टॉप। व्हेन यहाँ पर हम लगा देंगे कंजक्शन, व्हेन द ट्रेन स्टॉप, ये सही हो जाएगा। सी फेल्ड, सी वर्क हार्ड। तो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन लगेगा, सी फेल्ड। तो यहाँ पर 2 लगा दे या फिर डिस्पाइट लगा सकते हैं, तो 2 हमने लगा दिया, 2 चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, सी वर्क। अब यहाँ राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको लिखना है। तो इसमें कौन सा क्या हो जाएगा, देखिए पहला है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन।
स्पोकन विदाउट प्रीवियस, पहले से बिना जो है प्रीवियस प्रिपरेशन, पहले से आप प्रिपरेशन ना किए हुए बोलें, विदाउट उसके बिना बोलें तो क्या उसको कहेंगे? एक्सटेम्पोर बोलते हैं इसको, एक्सटेम्पर इसको बोलते हैं। आगे है हु एन नाइदर रीड नॉर राइट और राइट, जो लिख पढ़ नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट, ILL फिर I फिर TERATE। अब ये स्पेलिंग हमेशा याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक, इलिटरेट हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में और कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये देखिए ऐसे 2 क्वेश्चन देंगे 2 नंबर में, ठीक है, इसलिए आप ग्रामर की तैयारी अच्छे से कर लें। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल 3 days लीव एज अ यू सिक, यानी आप बीमार हैं तो 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? जैसे हम बचपन में लिखते आए हैं, कोई भी क्लास आप देखे होंगे, इंग्लिश में हमेशा एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर, सर आई बेग टू से दैट आई एम सिक सो आई वांट टू लीव फॉर 3 days, ऐसे करके हम बना के लिख देंगे। फिर लास्ट में लिख देते हैं आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, ऐसे करके लिख देंगे। फिर योर फेथफुल नाम लिख देंगे, फिर इधर आप ऐसे लिख देंगे। फॉर्मेट आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम भेज भी देंगे, ठीक। तो ये तो पुरानी चीज़ें हैं, आपको आती भी होंगी। हु डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्ट मेथड, तो ये आपको पढ़ लेना है, अभी इसको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। राइट द मेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसको भी आप पढ़िएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी नोट्स की तो नोट्स भी दे देंगे। राइट अ कंपोजिशन ऑफ ऑन सेव द अर्थ इन अबाउट 50 वर्ड, ये देखिए आपको बता ही रहे थे कि 30 या 50 वर्ड, यहाँ 50 वर्ड में बोला जाता है कि 50 वर्ड लिखिए। सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाने के लिए 50 वर्ड क्या लिखे जा सकते हैं वो आपको लिखना होगा, टॉपिक दे दिया जाता है और आपको वर्ड लिखने होते हैं 50 वर्ड लगभग। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी आप पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच देखिए पहला क्या दिया है, ही सैड आई संग आ सॉन्ग, तो ये क्या बनेगा, ये आपको बना के यहाँ पर दिखा देते हैं। क्या है, ही सैड, यहाँ पर देखिए यहीं पर बना दे रहे हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। ही सैड आई संग आ सॉन्ग, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ही सैड हो जाएगा, प्रेजेंट में है सिंपल, तो ही सैड यहाँ पर सिंपल में है, यहाँ पर देखिए संग है, सैंग है, तो ये पास्ट में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ही सैड दैट, हमेशा ये जो इन्वर्टेड कामा है इसको हटाने से पहले हम दैट लगा लेते हैं। अब ये देखिए पास्ट में है, तो पास्ट में है तो ये पास्ट ही में बनेगा, तो ये किस में, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा तो हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हैड हो जाएगा, फिर संग हो जाएगा, संग आ सॉन्ग, सब स्मॉल में ही रहेगा, आंसर यहाँ पर लगा देंगे, फुल स्टॉप। अब आगे देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आपका है ही सैड आई हैव सीन द ताज, तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमेशा ये क्या बन जाएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, ही सैड दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद, ही हैड हैव की जगह हैड हो जाएगा, फिर सीन द, ताज में टी हमेशा कैपिटल ही रखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए ताकि ये प्रैक्टिस भी वो कर लें पेपर की, और फिर जो आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी पढ़ लें, और सही आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, अच्छे से आपने पढ़ा ही। और हमको लगता है कि कोई कमी होगी तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा लग रहा है पढ़ाने का मेथड।
थोड़ी बहुत हो सकता है कि हमारी जो कन्वर्सेशन है या फिर जो हम बोल रहे हैं वो प्रोनंसिएशन हमारा थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर रहता है, लेकिन आपको मेथड सारे हमने अच्छे से बता दिए हैं ताकि आप अच्छे से जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करके और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे कर सकें। तो इस वीडियो को शेयर बहुत ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूरी है, शेयर करेंगे तो सभी तक पहुंच जाएगा और जो मेरी मेहनत भी है वो भी सफल हो पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।